So hello students. So today we are going to study a new topic and उस topic का नाम है the language of chemistry. So this is very basic chapter, बहुत ही easy chapter है और ये क्लास 9th के level का chapter है, so इसे काफ़ी basic से हम पढ़ेंगे. So basically हम start करते हैं जो language का मतलब क्या होता है. See, language means a way to communicate. मतलब अगर हमें अपना मैसेज कहीं और पहुंचाना है, किसी और को समझाना है कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम बोलना क्या चाहते हैं, तो उसे हम टर्म्स में कहेंगे कि लैंग्वेज. सो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी इज़ अ लैंग्वेज. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. सो केमिस्ट्री की भी एक लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट एक दूसरे को समझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एक टीचर स्टूडेंट्स को समझाने के लिए यूज़ कर सकता है, स्टूडेंट्स टीचर तक मैसेज कन्वे कर सकते हैं अगर उन्हें केमिस्ट्री का कोई टॉपिक डील कर रहे हैं तो. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लैंग्वेज. सो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं इज़ ऑल अबाउट एटम्स. सो एटम्स होते क्या हैं. सी एटम्स बेसिकली हायर क्लासेस में तो सभी को पता होते हैं क्या होते हैं. सो एटम्स वो एंटिटीज़ होते हैं जो दे आर वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और जो कंबाइन होके मैटर का फॉर्मेशन करते हैं. सी मैटर हमें पता है हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव वेट एंड हैव सम वॉल्यूम एंड वी कैन फील इट. सो वो सारी चीज़ें क्या होती है, मैटर की कैटेगरी में आती है. और मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये भी हमें पता है. 3 स्टेट कौन कौन से हैं. सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है और गैसियस स्टेट होता है. इस सॉलिड का एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आइस क्यूब्स सॉलिड का एग्जांपल होगा, आयरन के बार्स होंगे. जो भी हमारे पास आसपास ऐसी चीज़ें हैं जिनका शेप चेंज नहीं होता है, शेप फिक्स्ड है, सो वो सॉलिड्स की कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ मैटर आता है वो आता है लिक्विड. सो लिक्विड ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है. लिक्विड के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि वाटर आपने देखा होगा कि वाटर का शेप फिक्स नहीं होता, उसे जिस कंटेनर में आप डालोगे वो उसका शेप ले लेता है एंड दैट इज़ लिक्विड. सो नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज़ गैस. सो गैस क्या होता है, गैस में ऐसा कुछ होता है कि उसका ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. सो गैस इज़ दैट काइंड ऑफ मैटर. सो तीनों में जो मैटर का फॉर्मेशन होता है इट इज़ डन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. और जो एटम्स होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और वो जब कंबाइन होते हैं ना टुगेदर, सो वो मैटर का फॉर्मेशन करते हैं. आप सिंपलेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है बट हम समझ सकते हैं कि घर पे सबके रोटियां आपने देखी होगी. सो रोटियां कैसे बनती है, आटा होता है. सो आटे में जब पानी मिलाते हैं उसे गीला करके अच्छे से मिक्स करते हैं, उसके बाद उसकी रोटियां बनाते हैं. तो क्या हुआ, आटे के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो आपस में जुड़ गए और उससे हमने रोटियां बना ली. सो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल था, आप इसे ले सकते हो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैटर. सो एटम्स भी इसी तरह से उन पार्टिकल्स जो आटे का हमने एग्जांपल लिया था उनसे भी छोटे होते हैं और वो जब कंबाइन होते हैं तो मैटर का फॉर्मेशन होता है. ओके. सो जैसे आयरन का अगर हम एग्जांपल लें, सो आयरन का सपोज़ कोई एक बार है. सी आयरन का यहाँ पे हम एक बार देख रहे हैं. सो आयरन के बहुत सारे एटम्स जब कंबाइन हुए होंगे साथ में तो इस टाइप का एक बार का फॉर्मेशन हुआ होगा. इसी तरह से वाटर आपको पता है कि वाटर में 2 टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं. एक एटम होता है उसमें ऑक्सीजन और 2 एटम उसमें होते हैं हाइड्रोजन. सो जब ये तीनों एटम्स आपस में कंबाइन होंगे सो दे विल फॉर्म वाटर. और वाटर किस टाइप का स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इन जनरल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. इसी तरह से हम थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करेंगे गैस का. दैट गैस इज़ नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है, बायो में आपने पढ़ा होगा कि जो हम एक्सेल करते हैं ब्रीदिंग के समय, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन कैसे रही है, जब एक एटम कार्बन का और 2 एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन होते हैं. सो इसी तरह से एटम्स कई रेशियो में कंबाइन होते हैं और बहुत सारे मैटर का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. सो होपफुली समझ में आ गया होगा. सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ साइज ऑफ एन एटम.
सी देखिए, वैसे तो साइज़ ऑफ एटम बहुत छोटा होता है, उसे देख पाना भी मुश्किल होता है, तो उसका साइज़ नापना तो बहुत दूर की बात है। बट हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, एक अजम्पशन से हम पता लगा सकते हैं कि साइज़ ऑफ एटम कैसे निकाला जाता है। सी साइज़ ऑफ एन आइसोलेटेड एटम कैन नॉट बी मेजर्ड। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक सिंगल एटम का जो साइज़ है वो आप मेजर नहीं कर सकते। सी आप जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप स्केल लेके नहीं नाप सकते, वैसे तो एटम तो बहुत ज़्यादा छोटा है, वो तो दिखता भी नहीं है, तो उसका तो साइज़ नापना बहुत ही मुश्किल होता है। तो साइज़ हम एक मेथड होता है, उससे हम एस्टिमेट करते हैं। हम कोई भी सॉलिड ले लेते हैं और सॉलिड में कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। तो उस टेक्निक से हम सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं, और उसके बाद उस सॉलिड की अगर आपको लेंथ पता चल जाए तो डायमीटर तो आप निकाल ही लोगे, और डायमीटर निकल जाएगा तो रेडियस निकालना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। तो रेडियस अगर आपको पता चल गया, so you can find out the size of an atom. सिंपल। सो साइज ऑफ एटम हम रेडियस से निकाल सकते हैं। सी एटम्स जो होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन नॉट बी सीन बाय पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। देखिए यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं। सी यहाँ पे कुछ एटम्स है जो वाइट कलर के दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ रेड कलर के एटम्स भी दिख रहे हैं, और ब्लू कलर के एटम्स भी दिख रहे हैं। सी ये तो हमने कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू ये इमेज बनाई है, बट एटम्स तो बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल साइज में एग्जिस्ट करते हैं। सो atom cannot be seen. So this is important point, atom cannot be seen by optical powerful microscope. So let's move on to the next topic. What is the next? सो नेक्स्ट इज़ एटॉमिक रेडियस। सो एटम का रेडियस, अभी हमने देखा था कि एटम का रेडियस कैसे निकालते हैं। सो एटम का जो रेडियस होता है, साइज ऑफ एन एटम इज़ इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस नोन एज एटॉमिक रेडियस। से एटॉमिक रेडियस अगर बड़ा होगा तो साइज़ ऑफ एटम ऑब्वियसली बड़ा होगा। एटॉमिक रेडियस की वैल्यू अगर छोटी होगी तो साइज़ ऑफ एटम छोटा होगा। सी आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि सर्कल होता है, यहाँ पे एटम जो होता है वो सर्कुलर तो नहीं होता, स्फेरिकल हम कंसिडर करते हैं। सो जो सर्कल होता है, सर्कल का अगर आपको साइज़ पता लगाना हो तो कैसे निकालते हो आप? एरिया ऑफ सर्कल यूज़ करते हैं, और एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाता है? पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 या 22/7 यूज़ करते हैं। अगर हमें रेडियस पता हो तो साइज़ ऑफ सर्कल हम पता लगा लेंगे। सो रेडियस पे डिपेंड करता है कि सर्कल का साइज़ कितना बड़ा होगा। अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो सर्कल बड़ा होगा, रेडियस कम होगा तो सर्कल छोटा होगा। इसी तरह से एटम के रेडियस पे भी डिपेंड करता है कि अगर एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो एटम का साइज़ भी बड़ा होगा, एटॉमिक रेडियस अगर छोटा होगा तो एटम का साइज़ भी छोटा होगा। ओके, सो चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ रहा है यूनिट। अब हमें पता है कि हर चीज़ को हम मेजर करते हैं तो कुछ यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे आपने स्केल देखा होगा, स्केल में क्या होता है? स्केल में जब आपको लाइन खींचने के लिए बोला जाता है तो हम जनरली कंसिडर करते हैं कि सेंटीमीटर में, कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सो हम सेंटीमीटर क्यों बोल रहे हैं? सेंटीमीटर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ। ऐसे ही जब हम रोड पे अगर आप चलते होंगे तो आप जब डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, राइट। ऐसे ही हम जब टाइम का मेजरमेंट करते हैं तो टाइम किस में मेजर करते हैं? आवर्स में मेजर करते हैं, मिनट्स में मेजर करते हैं, एंड सेकेंड्स में मेजर करते हैं, ठीक है, टाइम को। सो इसी तरह से जब हम रेडियस ऑफ एटम के बारे में बात करते हैं तो रेडियस तो बहुत छोटा है। सो इसके लिए हम एक स्पेशल यूनिट कंसिडर करते हैं, दैट यूनिट इज़ नैनोमीटर, या फिर हम एंगस्ट्रॉम यूनिट भी यूज़ करते हैं। सी नैनो यहाँ पे मैंने बनाया है ताकि याद रहे कि हाँ नैनोमीटर। सो नैनो से नैनोमीटर आपको याद रहेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम जो होता है, जो इट्स अ टाइप ऑफ गैस, सो उसका एटम यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट एटम माना जाता है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। सो रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? से किसी को रिप्रेजेंट करना है। से आपको पता है कि जब आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप का ये लोगो देखते हो, और ये लोगो अगर कहीं ड्रॉ किया हुआ तो आप समझ जाओगे कि हाँ दिस इज़ द लोगो फॉर, और दिस इज़ द सिंबल फॉर व्हाट्सएप। इसी तरह से जीमेल का भी सिंबल होता है, तो जीमेल का सिंबल आप देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जीमेल का सिंबल है। इसी तरह से आपके मोबाइल में आपने ऐप में देखा होगा कि यूट्यूब का सिंबल होता है, तो यूट्यूब का जब ये वाला सिंबल देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये एप्लीकेशन ओपन करेगा यूट्यूब। उसी तरह से एटम्स के भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हाँ
ये लिखा हुआ है तो ये वाला एटम होगा, ये ऐसा है तो ये वाला एटम होगा। सो उनका रिप्रेजेंटेशन हम सिंबल्स के थ्रू करते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जो कि अब यूज़फुल नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सो हम दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सो पहले पढ़ते क्लासिकल कॉन्सेप्ट से। क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो दिया था वो जॉन डाल्टन, जो कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। सो उन्होंने पहली बार दिया था कि एलिमेंट्स को और उनके एटम्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए थे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए उस ज़माने में क्या करते थे, एक ऐसा सर्कल बनाते थे और उसके अंदर एक डॉट लगा देते थे। तो उसका मतलब ये होता था कि हमने हाइड्रोजन बनाया है। उसी तरह से कार्बन के लिए एक सर्कल बनाते थे और उसको हल्का सा डार्क कर देते थे, तो हमें पता चलता था कि ये कार्बन बना हुआ है। उसी तरह ऑक्सीजन के लिए एक सर्कल बना दिए तो ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता था। नेक्स्ट फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, एक ऐसा सर्कल बनाते थे और उसके अंदर ऐसे 3 लाइन को हम ड्रॉ कर देते थे, तो हमें पता चलता था कि अरे ये तो फॉस्फोरस है। सिमिलरली सल्फ़र के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किए और उसके अंदर एक प्लस का सिंबल बना दिए, सो सल्फ़र रिप्रेजेंट करता था। उसी तरह से आयरन को देखिए, आयरन को क्या लिखा है, आई लिख दिया है। कॉपर को क्या लिखा है, सी लिख दिया है। लेड को एल लिखा है। सिल्वर को एस। गोल्ड को जी। प्लाटिना इज़ बेसिकली फॉर प्लैटिनम, तो प्लैटिना को पी लिख दिया। और मर्क्यूरी में कुछ नहीं, उसने अंदर से डिज़ाइन बना दिया। सो एक्चुअली ये जो सिंबल्स थे काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, और हमारे पास मोर देन हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स अगर हैं आपके पास, तो इतने सारे सिंबल्स ड्रॉ करते करते तो आप थक जाओगे, पागल हो जाओगे। तो इतने सारे सिंबल ना तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ना तो हम याद रख सकते हैं। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था हमारे साइंटिस्ट जी का नाम था बर्जीलियस, जॉन्स जैकब बर्जीलियस। सो इन्होंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट का सजेशन दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि हम इंग्लिश के लेटर्स के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। सो उसको यूज़ करने के लिए हम देखते हैं उन्होंने किस तरह से यूज़ किया था इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। सो एल्यूमिनियम को सिंबल, जैसा कि जॉन बर्जीलियस ने बोला था, सो एल्यूमिनियम का सिंबल हमने इंग्लिश लेटर्स से रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा AL। इसी तरह से एक एलिमेंट है आर्गन, उसके लिए हमने लिखा AR। कैल्शियम के लिए हमने लिखा CA। तो CA अगर कहीं पे लिखा हो तो हमको समझना है कि हाँ यहाँ कैल्शियम लिखा हुआ है, ठीक है। आयरन के लिए हमने लिखा FE। FE एक्चुअली लैटिन, LATIN। लैटिन इज़ अ लैंग्वेज जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे, इंग्लिश में नहीं दिए गए थे, तो लैटिन लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। सो लैटिन में आयरन को बोला जाता है फेरम, और इसके लिए उसका जो सिंबल आया दैट इज़ FE। सेम लेड के लिए जो लैटिन वर्ड था दैट इज़ प्लम्बम, और उसके लिए सिंबल क्या आ गया, PB आ गया। सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया है दैट इज़ Mg। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है। कार्बन के लिए देखिए C है, नाइट्रोजन के लिए N है, क्लोरीन के लिए Cl है, ऑक्सीजन के लिए O है। कॉपर के लिए फिर लैटिन नेम यूज़ हो रहा है दैट इज़ क्यूप्रम से आता है Cu। नेक्स्ट पोटेशियम के लिए फिर लैटिन नेम यूज़ हो रहा है दैट इज़ कैलियम, और कैलियम का K यूज़ हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट सिमिलरली फ्लोरीन के लिए F यूज़ हो रहा है। सिलिकन के लिए Si यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट गोल्ड का फिर लैटिन नेम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑरम इज़ फॉर गोल्ड, सो गोल्ड इज़ Au। सिल्वर के लिए अर्जेंटीना का नाम आपने सुना होगा। अर्जेंटीना इज़ अ वेरी गुड फुटबॉल टीम जिसमें लियोनल मेसी खेलते हैं। सो कहते हैं कि सिल्वर की जो डिस्कवरी हुई थी दैट वाज इन अर्जेंटीना, और इसलिए उसका नाम अर्जेंटम पड़ गया। सो दैट इज़ Ag। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए H, सोडियम के लिए Na यूज़ करते हैं हम। Na क्या है, नाट्रियम, दैट इज़ इन लैटिन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट आयोडीन के लिए I यूज़ कर रहे हैं, जिंक के लिए Zn यूज़ कर रहे हैं। ये वाले सिंबल्स जो थे ये बहुत ही ईजी थे, ईजी टू रिमेंबर थे, और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन हमें नहीं बनाना पड़ता था। बस अगर कार्बन बोले तो C लिख दो, ऑक्सीजन बोले तो O लिख दो, इसी तरह से हम यूटिलाइज़ करते थे, ठीक है। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसमें कि हम
डिफरेंट एलिमेंट्स के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये बोलता है कि द सिंबल्स ऑफ कॉमन एलिमेंट्स मेनली नॉन मेटल्स आर द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव नेम। तो जो भी फर्स्ट लेटर होगा नॉन मेटल्स का, ठीक है। सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो उसका फर्स्ट लेटर हम यूज़ करेंगे उसके सिंबल के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए क्या यूज़ करेंगे, ओ यूज़ करेंगे। सिमिलरली कार्बन एक नॉन मेटल है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सी यूज़ करेंगे। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम एन यूज़ करेंगे। सिमिलरली फ्लोरीन, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एफ। जो पहला लेटर होता है ना वो यूज़ करना है हमें, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट ये बोल रहा है, इफ़ द नेम ऑफ एन एलिमेंट शेयर्स द इनिशियल लेटर विथ अनदर एलिमेंट then the first and the second letter of its name are used as the symbol. ओके, सो इसको समझते क्या कहना चाह रहा है ये। सी यहाँ पे दो एग्जांपल दिए, बेरियम एंड बेरिलियम। सी अब हम क्या कर रहे थे उसमें कि पहला लेटर यूज़ कर ले रहे थे, बट नॉन मेटल्स के केस में इट वर्क्स, बट मेटल्स के केस में कई बार ये काम नहीं करता है। सिर्फ बेरियम और बेरिलियम का जो पहला लेटर है वो तो कॉमन है, तो अब दोनों का सिंबल बी तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए हमें सेकेंड लेटर जो है वो यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। सेकेंड लेटर क्या है, बेरियम में देखिए बी के साथ क्या लगा हुआ है, ए। सो इसका सिंबल हो जाएगा बी ए। नेक्स्ट बेरिलियम में क्या लगा हुआ है, बी के साथ लगा हुआ है ई। सो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, बी ई। सो इसी तरह से जिनमें फर्स्ट लेटर कॉमन होगा उनके लिए हम हमेशा सेकेंड लेटर यूज़ करते हैं। ओके, सो होपफुली यू माइट हैव अंडरस्टूड। सो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सो द थर्ड रूल इज़, it says that if the first two letters of the names are the same, then the first and the third letter are used as a symbol. से अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम का और एक एग्जांपल दिया है मैंगनीज का। से इसमें एम एम दोनों में कॉमन है, अब सेकेंड लेटर ए भी कॉमन है, तो अब दोनों को एम ए तो नहीं दे सकते। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम थर्ड लेटर को यूज़ करेंगे, सेकेंड लेटर को यूज़ नहीं करना है, थर्ड लेटर को यूज़ करना है। सो एम फर्स्ट लेटर आपका हो गया, उसके साथ थर्ड लेटर यूज़ करेंगे। थर्ड लेटर कौन सा दिख रहा है मैग्नीशियम में, जी। तो इसका सिंबल हो जाएगा एम जी। सिमिलरली मैंगनीज, मैंगनीज में क्या है, एम ए तो कॉमन है दोनों में, तो ए यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड लेटर कौन सा आ रहा है, एन, तो इसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा, एम एन। ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, सो कुछ ओल्ड एलिमेंट्स थे उनके लैटिन नेम से, उसके बेसिस पे कुछ सिंबल्स किए हैं जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था। ओके, दो और रूल है, इफ़ द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट इज़ अ सिंगल लेटर इट शुड बी रिटन इन कैपिटल। सी ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो ओ है, तो ओ हमेशा आप कैपिटल लिखेंगे। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, एन है, तो एन हमेशा हम कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है हमें, इफ़ द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट हैज़ टू लेटर्स, जैसे कि कैल्शियम। सो कैल्शियम में दो लेटर्स हैं, सो इसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे और सेकेंड लेटर क्या लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। इसी तरह से सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है, एन ए। सो एन जो है हम कैपिटल में लिखेंगे और सेकेंड लेटर क्या है, ए, उसे हम किस में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। सो इसी तरह से और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स की तरफ। सो सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब सिंबल्स यूज़ करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, क्यों यूज़ करें। सी सिंबल्स एक तरीके से लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, कि आप अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी है, आप उसके आगे जाके एन लिख दो तो वो समझ जाएगा कि आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो। कैपिटल सी लिख दो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो साथ में, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। ओ लिख दो तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एलिमेंट्स को सिग्निफाई करता है, मतलब आप सिंबल्स बना दोगे, सामने से जाके लिख दोगे, एफ़ लिख दोगे, तो हाँ वो गैस कर लेंगे अगर उन्हें पता होगा कि ये फ्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से Mg लिख दोगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट के नाम पता चल जाएंगे अगर आप सिंबल यूज़ करोगे सिंबल के बारे में, तो सिंबल यही सिग्निफाई करते हैं। ओके, उसके बाद सिंबल ये भी बताते हैं कि जो एलिमेंट है उसमें एक एटम इसका प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप H लिख रहे हो सिर्फ, तो हम ये बता देंगे कि हाइड्रोजन के बारे में हमने लिखा है और उसका एक एटम ही प्रेजेंट है। अगर आप लिखते हो H2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट उसके एटम्स कितने प्रेजेंट है, 2 लिखा है तो 2 होंगे, ठीक है। तो ये भी हम सिंबल्स के थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये नाम सिंबल्स ये कौन डिसाइड करता है, सी एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ नोन एज IUPAC।
सो IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यही अप्रूव करती है कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल होगा, किस कंपाउंड का क्या नाम होगा, नाम कैसे रखना है, किस बेसिस पे रखना है। इनके कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के हिसाब से सबका नेमिंग होता है और सबके सिंबल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड गेट द नोटिफिकेशन। यू कैन ऑल्सो लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो अगले टॉपिक को हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में।